नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित अध्याय 3 पार्ट 2 लेके आया हूं। इससे पहले पार्ट 1 अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं, बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए पार्ट 1 जरूर जाके देखिए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज की जो वीडियो में उसमें कुछ नियम है, मैं पहले आपको नियम बताऊँगा। अगर वो आपको नियम आते हैं तभी आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। इसलिए पहले इसके नियम मैं आपको सारे समझा दूंगा। जो मेन नियम है वही करा रहा हूँ। नियम बहुत है इसमें, लेकिन नियम आपके फालतू हैं, बस मेन नियम आपको मैं कराऊंगा। चलिए, जैसे कि पहला नियम है संख्या पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो पहला नियम इसमें यही पूछता है, क्रम विनिमय नियम। इस प्रकार दो धन पूर्ण संख्याओं का योग भी एक धन पूर्ण संख्या होती है। यह नियम योग का संबरक नियम कहलाता है। कौन सा? योग का संबरक नियम कहलाता है। अब इसमें होता क्या है, देखो, अगर कोई भी धन पूर्णांक संख्या है, मतलब प्लस में कोई संख्या है, और अगर उसका योग अगर मैं किसी धन पूर्णांक संख्या से कर दूंगा तो वो हमेशा धन पूर्णांक ही संख्या आएगी। मतलब अगर प्लस में कोई संख्या और प्लस की प्लस से जोड़ूंगा तो हमेशा क्या आएगी? आपकी पॉजिटिव ही तो नंबर आएगा ना वो। तो वो ही उसी को बोलते हैं संबरक नियम। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा 3, और 3 में उसका नेक्स्ट मतलब आने वाला नंबर कोई भी हो सकता है, क्रम से होना चाहिए। मतलब जैसे क्रम लिखा ना, क्रम 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो आगे क्रम से चल रहा है। 3 और 5 में जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो। यही इसका नियम होता है, संबरक का नियम। जैसे कि मैंने कहा 3 में इसके आगे की संख्या कोई भी जोड़ दो, तो 3 और 7 में जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा। जैसे कि 5 और 4 अगर जोड़ूंगा, 4 से अगली वाली संख्या 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो ये 9 हो जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं? संबरक नियम होता है। चलिए, इसी में एक चीज़ और आती है, जैसे कि इस प्रकार दो धन पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। इस नियम को गुणा का संबरक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणा का संबरक नियम कहते हैं। जैसे कि अब मैंने कहा ना, उसमें क्या होता था? योग आता था। अब इसमें क्या आएगा? गुणा आएगा। जैसे 3 गुणा 5, तो 3 पंजे क्या हो जाएगा आपका? 15, क्योंकि अगली संख्या क्रम से चल रही है ना, क्रम। तो देखिए अगला मान लो 3 गुणा 7 हो सकता है, मतलब 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ये तो सबको पता होता है, लेकिन अभी जब क्वेश्चन आएंगे ना तब आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसी देखिए, मान ली 4 गुणा 5, तो 4 पंजे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें मैंने कुछ नोट करके लिखा है, धन पूर्ण संख्याओं का अवकलन घटा तथा भाग की क्रिया पर संबरक नियम सदैव लागू नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा ना, अगर आप 3 की गुणा 5 में करें, आपका जो आंसर आएगा वो 15 आएगा। तो ये देखिए धन है ना, मतलब ये प्लस में आ रही है आपकी नंबर। लेकिन अगर मैं घटाने में कहूँ, अगर मैं कहूँ 4 से अगली संख्या में 5 घटाइए, तो याद रखना माइनस का आएगा, तो माइनस का आपका 1 आएगा। तो ये तो आपका यहाँ पे रूल काम ही नहीं करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, धन पूर्ण संख्याओं में अवकलन मतलब घटा तथा भाग की क्रिया का संबरक नियम सदैव लागू नहीं होता। जैसे सदैव इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि अगली संख्या आप कोई भी घटाएंगे, 7 घटाइए 4 में से, तो आपका जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो ये तो आपका धन पूर्णांक नहीं आएगा, ये तो ऋण पूर्णांक आएगा। ऋण का मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर आपका इसमें लागू नहीं होगा, इसमें भाग में और घटाव में आपका नहीं यूज होगा। ठीक है, ये नियम नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। योग का क्रम विनिमय नियम क्या होता है? 2 या 2 से अधिक धन पूर्ण संख्याओं का योगफल उनका क्रम बदलने पर भी वही रहता है। अगर उनके क्रम बदल देंगे तो भी उनका क्रम वही रहता है, मतलब यह योग का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। जैसे कोई भी योगफल दिया हो और उनका क्रम बदल दें तो उनका योगफल वही रहता है। जैसे कि मैंने कहा x प्लस वाई, और इसको अगर मैं क्रम चेंज कर दूँ, y इधर लिख दूँ और प्लस x लिख दूँ, तो क्या ये अलग अलग होते हैं? नहीं, तो एक ही होता है। जैसे कि मैंने इधर रखा x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू रख दी मैंने 6, तो ऐसी y की वैल्यू यहाँ 6 रख दो, सॉरी y की वैल्यू यहाँ 6 रख दो और x की वैल्यू आप 5 रख दो। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो भी आपका 11 आएगा और इनको जोड़ेंगे तो भी आपका 11 आएगा। ऐसी a प्लस b रख लो और b प्लस a रख लो, तो इनका योग का क्रम एक ही होता है। जैसे कि a की वैल्यू आप मान लो 8 रख लो, प्लस b की वैल्यू आप 7 रख लो। ऐसी देखिए v की वैल्यू 7 रख लो और a की वैल्यू आप 8 रख लो, तो 8 7 क्या होता है? 15, और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका? 15। तो यही होता है योग का क्रम विनिमय नियम। कौन सा होता है? योग का क्रम विनिमय नियम। मतलब कोई भी संख्या एक दूसरे चेंज कर दो तो उसका आंसर बिल्कुल वही आता है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नियम नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या होता है? 2 या 2 से अधिक धन
पूर्ण संख्याओं का गुणनफल उनका क्रम बदलने पर भी वही रहता है। ये गुणा का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ए की गुणा बी से करें और बी की गुणा ए से करें तो क्या वही चीज़ आएगी। तो आप ए बी लिख लो और चाहे बी लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे कि मैं कहूँ 5 गुणा 6 और इधर लिख दूँ मैं 6 गुणा 5, तो देखो 5 छक्के भी तो 30 आता है और 6 पंजे भी 30 आता है। तो इस नियम का आपका फ़ायदा कहाँ पे होगा, तो देखो फ़ायदा वहाँ पे होगा जैसे कि 5 गुणा 17 दिया हुआ है, आपको 5 की गुणा 17 में करना है। तो देखिए आपको मान लो 17 का टेबल नहीं आता तो 5 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको 17 का टेबल आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 17 पंजे 85 होता है। देखिए तो 5 की गुणा 17 में करेंगे चाहे 17 की गुणा 5 में करें तो भी आपका 85 आएगी। जैसे कि मैंने कहा 5 गुणा 16, तो आपको अगर 5 की गुणा 16 में करनी है तो कुछ बच्चे इसको रफ में ऐसे करने बैठ जाते हैं, तो यही नहीं करना है। 5 छक्के 30, 3 हासिल दिए, 5 कम 5 3 8, तो ये नहीं करना है। तो डायरेक्ट कर लो, 16 पंजे भी 80 होता है और 5 की गुणा 16 में करेंगे तो भी आपका 80 आएगा। अब चाहें ए गुणा बी कर लो तो भी ए बी आएगा और बी गुणा ए कर लो तो भी बी ए आएगा। इसको भी हम ए बी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं होता। जैसे कि आप एक्स गुणा वाई करेंगे और या वाई गुणा एक्स करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं होता है, दोनों का मान सेम माना जाता है। चलिए जैसे इसमें मैंने कुछ नोट करके लिखा है, क्रम विनिमय नियम भाग तथा घटाने की संक्रियाओं पर लागू नहीं होता। जैसे कि मैंने भाग पे इसलिए नहीं लागू होगा, जैसे मैंने कुछ संख्या ले रहा हूँ 50 डिवाइड 25 इक्वल, ये तो नॉट होंगे क्योंकि अभी मैंने बता दिया ये लागू नहीं होता, तो ये नॉट का साइन होता है इक्वल नॉट। जैसे कि मैंने इसी को मैं पलट दूँ, 50 को इधर लिख दूँ, 25 को इधर लिख दूँ, तो 25 डिवाइड यहाँ लिख दूँ 50। तो देखो अब इसको डिवाइड करूँगा तो इसको डिवाइड करके 2 आ जाएगा। अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 25 तो ऊपर आएगा और 50 कहाँ आएगा नीचे। तब जब इसको डिवाइड करूँगा तो 1/2 आएगा। तो देखो इसीलिए ये इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि देखो इधर 2 आ रहा है और इधर आपका 1/2 आ रहा है, तो इक्वल नहीं होता। क्योंकि देखो ना तो डिवाइड में होगा और ना तो ये घटाने में होगा। देखो घटाने में भी दिखा देता हूँ कि 50 यहाँ लिख दे रहा हूँ और -25 लिख दे रहा हूँ, ठीक, इक्वल नॉट, क्योंकि 50 अब इसको मैं पलट दे रहा हूँ, 25 इधर लिख दे रहा हूँ और 50 इधर लिख दे रहा हूँ। अब देखो 50 में 25 घटाएंगे तो आपका 25 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 25 में से 50 घटेगा नहीं तो माइनस का 25 आएगा। इसलिए देखो इधर तो आ रहा है आपका प्लस का 25 और इधर आ रहा है आपका -25, तो इसीलिए नॉट इक्वल होते हैं। क्योंकि देखो मैंने लिखा ना भाग में और घटाने में गुणा का क्रम विनिमय नियम नहीं लगता है। चलिए नियम नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। योग का सहचार नियम क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक धन पूर्ण संख्याओं की विभिन्न युगल बनाकर योग करने पर योगफल में कोई अंतर नहीं आता, यह योग का सहचार नियम कहलाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे मान लो मैंने इन दोनों का क्या कर लिया, युगल बना लिया, मतलब एक जोड़ा बना लिया, ठीक। और इधर मैं इसको लिख दे रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी। ये दोनों का मतलब अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ए की वैल्यू मान लो 2 ले ली, बी की वैल्यू मैंने 3 ले ली और सी की वैल्यू मान लो मैंने 5 ले ली, तो आप कुछ भी कर लीजिए, ए की वैल्यू कहीं भी पुट कर लीजिए, दोनों तरफ आंसर बिल्कुल आपका सेम आएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो मैंने यहाँ 2 ले ली, ठीक, प्लस बी की वैल्यू मैंने कितनी मानी है 3, तो 3 रख ली, सी की वैल्यू कितनी है 5, तो मैंने 5 रख ली, इक्वल। अब ए की वैल्यू देखो यहाँ पे भी 2 रख लो, प्लस बी की वैल्यू 3 है तो 3 रख लो, प्लस और सी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 रख लो। तो देखो 2 का 2 हो जाएगा, प्लस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो 2 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ठीक। अब इधर देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ये सॉल्व होगा, 2 और 3 5 प्लस 5, तो 5 5 कितना हो गया 10, मतलब ये दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब आप चाहे इसका जोड़ा बना लो, चाहे इसका जोड़ा बना लो, चाहे AC का बना लो, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आप चाहे AC का भी बना के कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नियम नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। गुणा का सहचार नियम, ये तो था आपका योग का सहचार नियम, अब आता है गुणा का सहचार नियम। 2 या 2 से अधिक धन पूर्ण संख्याओं के विभिन्न युगल बनाकर गुणा करने पर गुणनफल में अंतर नहीं आता, ये गुणा का सहचार नियम कहलाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था ना योग में, तो वहाँ पे आपको करना a गुणा, यहाँ पे बस गुणा लग जाएगा, देखिए b प्लस सी। अब इधर मैं युगल बना ले रहा हूँ गुणा b और इधर मैं बना ले रहा हूँ आपका c। अब इसमें भी कोई फर्क नहीं, देखो यहाँ पे भी मैं a की वैल्यू 2 ले रहा हूँ और b की वैल्यू 3 ले रहा हूँ और c की वैल्यू आप कोई भी ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं आएगा, आपका दोनों तरफ आंसर सेम आएगा। तब जब आपको ये नियम याद होंगे तब। देखो a की वैल्यू मैंने 2 ले ली तो यहाँ 2 रख लो, गुणा b की वैल्यू मैंने 3 ले ली, 3 रख लो, प्लस अब देखो c की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 रख लो, इक्वल a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रख लो, गुणा b की वैल्यू कितनी है 3 रख लो, 3 यहाँ पर रख ली मैंने, और c की वैल्यू 5 है तो 5 रख लो। अब देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ये सॉल्व होगा, तो 2 गुणा 3 और 5 कितना होगा 8। अब इधर देखो 3 दूनी
6, 3 दूनी 6 और गुणा 5, तो इधर आ गया आपका 6 पंजे 30। यहाँ पे दोस्तों गलत हो गया, ये गुणा है, यहाँ पे गुणा का हम सीख रहे हैं ना, तो यहाँ पे गुणा लगेगा। अब देखो 3 पंजे 15 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 15। अब देखो 15 दूनी 30, तो दोनों तरफ 30 30 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने गुणा का सीख रहे हैं, प्लस का नहीं सीख रहे, हमने योग का ऊपर करा, ये गुणा का है। तो आप कैसे भी कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आप चाहे इधर गुणा कर लो चाहे इधर कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो यही होता है गुणा का सहचार नियम। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए, मैंने नोट डाल के लिख दिया है, सहचार नियम भाग तथा घटाने की संक्रियाओं पर लागू नहीं होता। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे 10 डिवाइड 15 डिवाइड 3, ये नॉट इक्वल मैंने बताया ना, नॉट इक्वल में लगेगा ही नहीं। आप इसी को पलट दीजिए, देखो 10 चाहे इधर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 डिवाइड 15 आप ऐसे ले लीजिए, देखिए इन दोनों को मैंने इधर ले लिया और उसको मैं इधर फेंक दे रहा हूँ। तो देखिए क्या आपका आंसर सेम आएगा, नहीं आएगा। देखो 10 डिवाइड बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 पंजे 15, तो यहाँ 5 आ जाएगा इक्वल नॉट। देखो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 10 और 15 ऐसे लिखेंगे और डिवाइड में 3 आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 5 दूनी 10, 5 दिया 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 10 और 5 इधर आ जाएगा इक्वल नॉट। अब यहाँ पे आ गया आपका 2/3 डिवाइड 3। अब इसको मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो देखो इधर आ गया आपका 5 से कट जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, इधर तो आ गया आपका 2। ठीक, उधर देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करने के लिए 2/3 ऐसे लिख लो और रेसिप्रोकल कर दो, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लो, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो 2 इक्वल ऊपर ऊपर की गुणा कर दो, 2 1 कम 2 और नीचे की 3 थी 9। तो देखो दोनों इक्वल नॉट आ रहे हैं, देखो इधर 2 आ रहा है उधर 2/9 आ रहा है। तो ये तो ना तो भाग में काम करता है और ना तो ये घटाने में काम करता है। आप घटा के भी देख लीजिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट नियम देखते हैं क्या कह रहा है। वितरण नियम नंबर 6, वितरण तथा बंटन नियम। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल वही आता है जो उन संख्याओं को अलग अलग उस संख्या से गुणा करके गुणनफलों को जोड़ने से आता है। ये वितरण का नियम कहलाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने लिखा a गुणा b प्लस सी। अब इससे देखिए a गुणा b प्लस सी। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इसकी इससे गुणा करेंगे और इसकी इससे गुणा करेंगे, तो a गुणा b मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो a गुणा सी। ये होता है आपका वितरण नियम। तो आप कैसे भी कर लीजिए, दोनों से आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ। मान लो a की वैल्यू मैं यहाँ पे भी 2 ले रहा हूँ, b की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ और c की वैल्यू यहाँ पे मैं 5 ले रहा हूँ। देखो a की वैल्यू मैंने 2 मानी तो 2 रख लीजिए गुणा, और b की वैल्यू मैंने 3 मानी तो आप 3 रख लीजिए प्लस, c की वैल्यू 5 है तो आप 5 रख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू वही है 2 है तो 2 रख लीजिए गुणा, b की वैल्यू 3 है तो 3 रख लीजिए प्लस, अब a की वैल्यू वही 2 है तो 2 रख लीजिए गुणा, c की वैल्यू 5 है तो 5 रख लीजिए। अब देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये सॉल्व होगा, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अब देखो 2 3 6 प्लस 2 पंजे 10, 8 दूनी 16 और 10 6 16, मतलब दोनों तरफ क्या आएगी वैल्यू आपकी बिल्कुल इक्वल आएगी। क्या आएगी आपकी इक्वल आएगी। तो यही होता है वितरण का नियम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए पार्ट 3 में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।